नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ चुके थे कि राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, किस तरीके से है। आज हम हमारे यहाँ पर जो पार्टी सिस्टम है, जो दलीय प्रणाली है, उसके ऊपर देखेंगे कि भारत में किस तरह की दलीय प्रणाली है और विश्व के अंदर किस किस तरीके की दलीय प्रणाली पाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उस पर हम गौर करेंगे। तो आज हमने हमारा जो टॉपिक है वो है दलीय प्रणाली। दलीय प्रणाली। देखिए, दलीय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है। वो वहां के सांस्कृतिक और उनके सामाजिक और उदय के कारणों के पीछे जिस तरह की व्यवस्थाएं रही, उस हिसाब से वहां पर उस तरीके की दलीय प्रणाली का निर्माण हो गया। हम मुख्यतः अगर देखते हैं विश्व के अंदर, तो मुख्यतः 3-4 प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है। उनकी अगर हम बात करते हैं, एक तरीके से संख्यात्मक आधार पर हम बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं, देखिए, विश्व में दलीय प्रणाली है ना। अब इसका आधार क्या है? संख्या। संख्या इसका आधार है। अब देखिए, संख्या के आधार पर कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 दलीय प्रणाली। ठीक है, एक दलीय प्रणाली। दूसरी हम बात करें नंबर 2, है ना। नंबर 2 पे द्विदलीय प्रणाली। दलीय प्रणाली। ठीक है, 1 देखा, 2 देखा, है ना। तीसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं तो बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली। इसके अलावा कहीं कहीं पर एक दल प्रधान बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। एक दल प्रधान बहुदलीय। प्रणाली। ये विश्व में इस प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है, जिसमें एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, एक दल प्रधान बहुदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। इतने प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो ये 4 हैं, है ना। मुख्यतः कितनी है? 4 है। अन्य भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 प्रणालियां पाई जाती है। अब हम एक एक प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर होता क्या है, इनमें क्या अंतर है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या इनके दोष हैं। तो सबसे पहले हम एक दलीय प्रणाली के बारे में देखेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो एक दलीय प्रणाली रहेगा कि एक दलीय प्रणाली किसे कहते हैं और किस देश में ये वर्तमान में किस देश में देखने को मिलती है, पहले किस देश में रही है, क्या इसकी विशेषताएं और क्या इसकी कमियां हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। देखते हैं एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली। देखिए, एक दलीय प्रणाली जैसे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक दलीय प्रणाली उस व्यवस्था का नाम है जहां शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होता है।
क्या होता है? शासन का सूत्र, है ना, किसे कहते हैं? शासन का सूत्र क्या होता है? एक ही दल के हाथ में। तो हम इसकी विशेषता में यह लिख सकते हैं, शासन का सूत्र एक ही दल के हाथ में होता है। ठीक है मित्रों, तो क्या है? शासन का सूत्र एक ही दल के हाथ में होता है। एक ही राजनीतिक दलों के हाथ में शासन का सूत्र होता है, वही एक दलीय प्रणाली कहते हैं। इसमें संपूर्ण देश में सिर्फ एक दल कार्य करता है। संपूर्ण देश में क्या करता है? एक दल कार्य करता है, अर्थात हम कह सकते हैं संपूर्ण देश में एक दल कार्य करता है। ठीक है, तो संपूर्ण देश में एक दल कार्य करता है। अन्य दलों को संगठित होने की अनुमति नहीं होती है। आगे बात समझ में, तो शासन का सूत्र एक ही दल के हाथ में होता है और संपूर्ण देश में कितना दल होता है? एक ही दल होता है। इसके अलावा अन्य दलों को कोई अनुमति नहीं होती है संगठित होने की, या किसी अन्य संगठन की कोई भी अनुमति यहां पर नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि अन्य दलों को संगठित होने की अनुमति नहीं। अन्य दलों को संगठित होने की अनुमति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अनुमति नहीं होती है। यह पद्धति कहां पर पाई जाती है? अब हम बात करते हैं एक दलीय प्रणाली को, हम समझ गए कि एक दलीय प्रणाली किसे कहते हैं, कि वहां पर शासन का सूत्र कितने दलों के हाथ में होता है? एक ही दल के हाथ में होता है। दूसरा, संपूर्ण देश में कितना दल होता है? एक दल होता है, और अन्य दलों को संगठित होने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कहां पाया जाता है? यह वहां पाया जाता है जहां अधिकतर साम्यवादी व्यवस्था है ना? कहां पाया जाता है? जहां साम्यवादी, है ना, जहां क्या है? साम्यवादी व्यवस्था है। या हम कह सकते हैं कि जहां पर क्या पाया जाता है? अधिनायक तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अधिनायक तंत्र। वहां पर इस तरह की प्रणाली पाई जाती है। साम्यवादी दलों के में अगर हम देखें तो उदाहरण के लिए हम चीन देख सकते हैं। उदाहरण में क्या देख सकते हैं? हम चीन देख सकते हैं। तो चीन एक ऐसा देश है जहां पर साम्यवादी देश है, जहां एक ही दल के हाथ में संपूर्ण सत्ता रहती है और अन्य दलों को संगठित होने का अधिकार नहीं होता है। अब हम इनकी बात करें, इससे पहले सोवियत संघ, वो भी इसी तरीके का था, है ना। उत्तरी कोरिया की अगर हम बात करते हैं, अन्य देशों को, कौन सा? उत्तरी कोरिया, है ना। तो उत्तरी कोरिया में भी इसी तरीके की बात है ना। तो ये सभी देश में एक दलीय प्रणाली पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक दलीय प्रणाली हम किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस एक दलीय प्रणाली को अपनाने के क्या कारण है, इसकी ऐसी क्या विशेषता है कि लोगों ने इसको एब्जॉर्ब किया, इसको अपनाया, कुछ देश इसको अपनाए हुए हैं। तो उसके कारण देख लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक दलीय प्रणाली की क्या विशेषता है। तो एक दलीय प्रणाली तो इसे कहते हैं। अब विशेषताएं देख लेते हैं। एक दलीय प्रणाली की विशेषता, देखिए विशेषताओं की चर्चा करेंगे हम। अगर पहली विशेषता देखें तो दीर्घकालीन योजनाओं को लागू करने में सहायक होती है। क्या होती है? दीर्घकालीन योजनाओं को
लागू करने में उपयोगी, पहली बात कह सकते हैं। देखिए, दीर्घकालीन योजनाओं को हम जानते हैं कि विश्व में जो देश हैं सब बड़े बड़े देश हैं, कुछ छोटे देश हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं उनमें काफी समय लगता है। कोई भी योजना ऐसा नहीं है कि हम आज वो योजना लेके आए, आज ही वो लागू हो जाए और आज ही कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं है। योजनाओं को धीरे धीरे लागू किया जाता है, उसके प्रभावों को देखा जाता है और एक दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाती है, लंबी योजनाएं बनाई जाती है जिससे विकास हो सके। तो विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो लंबी अवधि की होती है और लंबी अवधि की योजनाओं को लागू करने में एक दलीय प्रणाली विशेषतः हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। क्यों? कि वहां पर एक ही दल है, तो जो योजना उन्होंने लागू की है उस योजना को बंद करने वाला कोई नहीं है, वही योजना कंटिन्यू रहेगी। तो वो योजना अपना परिणाम तक पहुंचती है, सफल रहती है, पूरा इंप्लीमेंटेशन होता है उसका। ये नहीं है कि आपने सिर्फ खड़ी कर दी योजना और आगे उसको ले जाया नहीं गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार भारत में नई योजनाएं लेके आते हैं और सरकार चेंज, योजना बदल जाती है और वो योजना आधी अधूरी रह जाती है और विकास कार्य नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी जो फायदे वाली चीज है एक दलीय प्रणाली में वो यह है दीर्घकालीन योजना को लागू करने में उपयोगी। दूसरी अगर हम बात करें निर्णयों की शीघ्रता, निर्णय में शीघ्रता है ना। निर्णय क्या होते हैं? शीघ्र लिए जाते हैं, शीघ्रता होती है। निर्णयों में शीघ्रता का मतलब क्या है? देखिए, अगर जितने ज्यादा दल होंगे निर्णय लेने में उतनी ही देरी होगी, क्योंकि उन सब दलों की आपको सुननी पड़ेगी। संसद के अंदर अगर बहुत सारे दल मौजूद हैं और उनसे मिलकर के कोई सरकार बनी है तो उसको निर्णय लेने में अपने साथी दलों से, गठबंधन दलों से पूछना पड़ेगा। लेकिन यहां पर इनको किसी से पूछना है क्या? नहीं, क्योंकि एक दल है, उनकी एक जैसी सोच है, एक जैसा है अनुशासन है उनके अंदर इस बात का, तो इजीली फैसला ले लेते हैं हाँ ये करना है या नहीं करना है। आज हमें एक कानून बनाने में आप देखते हो सालों लग जाते हैं। कभी लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी पद्धति इसी तरीके की है, समय लगता है। संकटकालीन स्थिति में तो हम कह सकते हैं कि एक दलीय प्रणाली सबसे बेहतर है। संकट कालीन स्थिति में मजबूत है। संकटकालीन स्थिति में तो ये एक दलीय विषय जो प्रणाली है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मजबूत मानी गई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि संकट काल में उपयुक्त तो है ही है, साथ में मजबूत और स्थायी शासन होता है ना। मजबूत और स्थायी शासन होता है, क्योंकि जब सरकार एक ही दल की रहनी है तो मजबूत और स्थायी शासन होगा ही होगा। डर किस बात का? सरकार वही रहनी है, सरकार बदलनी ही नहीं है, उसी दल की रहनी है, तो मजबूत होगा और स्थायी शासन होगा। ये इसकी विशेषता है। कोई गुटबंदी नहीं होती है। जब गुट नहीं होगा तो बंदी कहां से होगी? तो गुटबंदी से दूर से निजात कह सकते हैं हम, निजात है इसके अंदर। गुटबंदी नहीं पाई जाती है, कोई गुटबंदी नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? कोई भी गुटबंदी नहीं पाई जाती। तो ये इसकी विशेषताएं। अब इसमें कुछ कमियां भी है, उन कमियों को देख लेते हैं। देखिए, यहां पर हम विशेषताओं को देखा, इन्हीं के आधार पर हम कमियां देखेंगे। देखिए, बहुत बार शीघ्रता से लिए गए निर्णय नुकसानदायक होते हैं। तो शीघ्रता से लिए गए निर्णय नुकसानदायक।
होते कि नहीं होते? अगर शीघ्रता से कोई निर्णय लिए गए हैं तो वो क्या हो गए? नुकसानदायक हो गए। ये विशेषताएं हैं, ये इसका दोष है। ये क्या है? इसका दोष हो गया। समझ में आ गया? इसके अलावा देखिए, जब एक ही दल की रहेगी सरकार, एक ही दल रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। इस पर किसी तरीके का अंकुश ही नहीं रहेगा। ये अपनी मनमर्जी चलाएगा। चलाएगा कि नहीं चलाएगा? डिक्टेटरशिप आ गई, अपनी मनमर्जी चलाएगा, जिस तरह का चाहेगा उस तरह शासन चलाएगा। अत्याचार करेगा तो करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो निरंकुश शासन आ जाता है। क्या है? क्या आ जाता है? दूसरा, अगर हम दोष के देखें, मैं इनको मिटा देता हूं, दोष लिख देता हूं यहां पर। दोष की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो एक दोष तो हम देख चुके हैं, शीघ्रता से लिए गए निर्णय नुकसानदायक है ना? अगर हम दूसरी बात करते हैं, है ना, दूसरे दोष की बात करें, तो दूसरा दोष क्या है कि निरंकुशता का जन्म, निरंकुशता का जन्म हो जाता है। अत्याचारी शासन हो सकता है, निरंकुश शासन की स्थापना हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? निरंकुश शासन आ जाएगा। शीघ्रता से लिए गए निर्णय नुकसानदायक होंगे, है ना, नुकसानदायक होंगे, निरंकुशता का जन्म होगा। इसके अलावा अन्य और क्या है? अन्य अगर हम बात करें तो नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। नागरिकों की स्वतंत्रता छीन ली जा सकती है और छीन जाती है, क्योंकि सरकार को डर तो है नहीं, इन पर बंदी से लागू हो जाएगी। इन पर क्या लग जाएगी? बंदी से लग जाएगी, इनकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर विरोधी दल होता है, जब विरोधी दल नहीं होगा, यहां पर विरोधी दल की सकारात्मक उपस्थिति की कमी रहती है। देखिए, विरोधी दल होगा तो आज आप अगर कोई योजना बनाते हो, आज आपने कोई योजना बनानी, अब उसके क्रिटिक्स होंगे तो उस योजना में कमियां बताएंगे, आपके सामने बताएंगे कि नहीं बताएंगे, और उन योजनाओं में सुधार किया जा सकता है। भाई, विरोधी दल क्या करता है? सरकार कोई योजना लेके आती है, कोई योजना लेके आई, अब विरोधी कहेगा इस योजना में ये कमी है साहब, इसमें ये कमी है, इससे ये नुकसान होगा, तो सरकार को पता चल जाता है कि वास्तव में योजना में कमी है या नहीं है, और इन कमियों को में सुधार किया जा सकता है। लेकिन जब विरोधी दल होगा ही नहीं, तो उसकी सकारात्मक उपस्थिति की कमी रहेगी, क्योंकि उनको कमी बताने वाला कोई रहेंगे नहीं, और अपनी कोई व्यक्ति कमी मानता नहीं है जब तक कोई दूसरा बताता नहीं है। बताता है क्या? मानते हो क्या? नहीं मानते, क्योंकि खुद को जो अच्छा लगता है वही सही है। जब दूसरा बताता है तब फील होता है कि हाँ, कहीं कहीं कमियां हैं, तो योजनाओं में कमियां रह जाती है, इसलिए विरोधी दल की सकारात्मक उपस्थिति की कमी। तो ये इसके क्या हो गए? इस प्रणाली के दोष हो गए। क्या हो गए? दोष हो गए। दोषों की बात की हमने, इस 4 दोष देखे हमने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा हम देखिए, चुनाव करवाते हैं ये, केवल चुनाव क्या होता है? जब वही सरकार आनी है, वही दल आना है, तो चुनाव क्या है? मात्र ढोंग है। चुनाव क्या है? मात्र ढोंग। इसमें लिख सकते हैं हम, चुनाव मात्र ढोंग, एक ढोंग बन के रह जाता है, कोई चुनाव ना नहीं है, केवल एक मात्र ढोंग बन जाता है। अर्थात एक ही दल का शासन रहता है, डिक्टेटरशिप हो जाती है ना, गलत निर्णय लिए जा सकते हैं, लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। तो ये तो निरंकुश शासन हो गया। ये तो उस शासन की तरह हो गया जिस पर बेलगाम घोड़े की तरह हो गया, जिसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में लगाम नहीं है, क्योंकि वही घोड़ा चलने वाला है। तो ये इतने सारे दोष इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गई एक दलीय प्रणाली। आपने अच्छे से एक दलीय प्रणाली को देखा। ये चीन में पाई जाती है, साम्यवादी देशों में पाई जाती है, इसके अलावा क्यूबा में है, इसके अलावा हम कह सकते हैं उत्तरी कोरिया में इस तरह की प्रणाली
पाई जाती है। जहां डिक्टेटरशिप होती है वहां इस तरह की प्रणाली पाई जाती है। तो यह पहली प्रणाली देखी जिसकी हमने विशेषताएं देखी और दोष देखे। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रणाली की। देखिए, दलीय प्रणाली की दूसरा रूप कौन सा है? एक दलीय प्रणाली हम पढ़ चुके हैं, अब है सेकंड नंबर पर द्विदलीय प्रणाली। दलीय प्रणाली अर्थात हम कह सकते हैं दो दलों की प्रणाली। दो दलों की प्रणाली भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें दो ही दल होते हैं। हां, देखिए, इस तरह की जो शासन प्रणाली है उसमें मुख्यतः दो दल पाए जाते हैं। पहली विशेषता, इनके फीचर्स देख लेते हैं। तो द्विदलीय शासन प्रणाली में शासन प्रणाली में मुख्यतः दो दल महत्वपूर्ण होते हैं। पहली बात आपके समझ में आ गई होगी कि मुख्यतः इस तरह की जो शासन प्रणाली है उसमें मुख्यतः दो दल पाए जाते हैं और इन दो दलों के बीच में ही सरकारें बनती हैं। इन दो दलों में से ही एक दल सरकार बनाता है। इन दो दलों में से ही एक दल सरकार बनाता है। और दूसरा दल किसकी क्या करता है? दूसरा दल विपक्षी दल की भूमिका अदा करता है। तो इन दो दलों में से ही दो ही दल पाए जाते हैं, मुख्यतः दो दल पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य दल नहीं पाते, अन्य भी दल होते हैं, हम बात करेंगे, है ना। लेकिन इन दो दलों में से ही एक दल सरकार बनाता है और दूसरा जो विरोधी दल है उसको प्रतीक्षारत सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी दल को क्या कहते हैं? प्रतीक्षारत। प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार करने वाला। प्रतीक्षारत सरकार कहते हैं। देखिए, द्विदलीय शासन प्रणाली में मुख्यतः दो दल महत्वपूर्ण होते हैं। इन दो दलों में से एक दल सरकार बनाता है और विरोधी दल है वो प्रतीक्षारत सरकार की भूमिका वहां होता है कि ये दल हटेगा तो मैं सरकार बनाऊंगा। तो इस तरह इन दोनों ही दलों में कभी सरकार इस दल की, कभी सरकार उस दल की, यह व्यवस्था होती है। लेकिन जहां अनेक दल होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें अनेक दल नहीं होते, बहुत सारे दल भी हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष और वर्चस्व मुख्यतः दो दलों में ही होता है। हम कह सकते हैं अनेक दल होने पर भी संघर्ष, वर्चस्व मुख्यतः दो दलों के मध्य होता है। दो दलों के मध्य ही होता है। अर्थात अन्य दल जो है वो नगण्य श्रेणी में होते हैं, बहुत छोटे दल होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनसे किसी भी तरीके का। तो एक हम कह सकते हैं कि द्विदलीय शासन प्रणाली में मुख्यतः कितने दल होते हैं? दो दल होते हैं, मुख्यतः दो दल होते हैं, अन्य दल हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। इन दो दलों में से एक दल सरकार बनाता है और दूसरा दल प्रतीक्षारत सरकार कहते हैं हम, क्योंकि दूसरा दल अपनी बारी का इंतजार करता है। इनकी कमी हो जाकर दूसरा दल बारी का इंतजार करके सरकार बनाने की कोशिश करता है। अनेक दल होने पर भी संघर्ष और वर्चस्व
संघर्ष और वर्चस्व मुख्यतः कितने दलों के मध्य होता है? दो दलों के मध्य होता है। कितने दलों के मध्य होता है? दो दलों के मध्य होता है। इसको प्रणाली को सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली कहा जाता है। क्या है ये? सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है ना। हम लिख देता हूं मैं यहां पर, क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली, सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है ना। ये क्या है? सबसे उपयुक्त प्रणाली है, एक तरीके से सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है ये, है ना। अब ये प्रणाली कहां कहां पाई जाती है? अगर हम बात करते हैं कहां कहां पाई जाती है, तो मुख्यतः हम अमेरिका का नाम ले सकते हैं, है ना। मुख्यतः किसका नाम ले सकते हैं? हम अमेरिका का नाम ले सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं मैं अब इसको। ये हमने द्विदलीय शासन प्रणाली को देखा कि द्विदलीय शासन प्रणाली कहते किसे हैं। अब देखिए कहां पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं मुख्यतः, अगर उदाहरण आपसे कल पूछ ले तो अमेरिका। अमेरिका में मुख्यतः दो दलों की ही सरकार बनती है, दो दलीय। एक तो रिपब्लिक पार्टी है, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन कौन सी है? एक तो रिपब्लिक पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो मुख्यतः दो पार्टियां हैं, इन्हीं में से सरकारें बनती है। इसके अलावा इंग्लैंड की हम कह सकते हैं, इसमें इंग्लैंड में मुख्यतः इस तरह का ही रहा है। तो इस तरह द्विदलीय पद्धति में दो दल मुख्यतः प्रमुख होते हैं और उन्हीं में से सरकारें बनती है। अब देख लेते हैं, हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। द्विदलीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके दोष हैं, है ना। दोष और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए दलीय शासन प्रणाली की विशेषता। देखिए विशेषताएं की बात करते हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो हम विशेषताओं की अगर हम बात करें द्विदलीय शासन प्रणाली में, तो हम कह सकते हैं कि सरकार का निर्माण करना सरल रहता है। पहली बात, सरकार का निर्माण करना सरल रहता है कि नहीं रहता? अरे जब स्पष्ट है दो दलों में से एक दल की विजय होती है, और स्पष्टता ही होती है, वहां ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो बहुमत सिद्ध होता है, दो दल चुनाव में है और दो में से स्पष्ट है एक दल जीतता है, एक दल हारता है, एक दल की कम सीटें हैं, एक दल की ज्यादा सीटें आती हैं। तो सरकार बनाना क्या हो गया? बहुत इजी हो गया। ये नहीं है कि साहब उस पार्टी में से लेके आओ, उस पार्टी को जोड़ो, उस पार्टी के साथ गठबंधन करो, ऐसा यहां पर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो सरकार का निर्माण है बहुत सरल है। इसके अलावा सशक्त, अगर हम बात करते हैं, सशक्त विरोधी दल मिलता है ना। तो दूसरा हम कह सकते हैं सशक्त विरोधी दल, क्योंकि दूसरा जो दल है वो भी सशक्त होता है, क्योंकि अगली बार वो कोशिशें करता है, क्योंकि सरकारें कभी इस पाले में कभी उस पाले में। तो सशक्त विरोधी दल है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दल हो और किसी जो विरोधी दल है ना, वो बहुत सारे हो और छोटे छोटे हो जिनका कोई महत्व भी नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। सशक्त विरोधी दल पाया जाता है द्विदलीय शासन प्रणाली जहां पर होती है। तो इसके अलावा तीसरे अगर हम बात करते हैं, अन्य तीसरी विशेषता क्या हो सकती है? इन दलों के अंदर कठोर अनुशासन पाया जाता है, कठोर अनुशासन पाया जाता है, अनुशासन पाया जाता है। क्या कहते हो कठोर अनुशासन का मतलब क्या है? कठोर अनुशासन का मतलब यह है कि
ऐसा नहीं है कि इस दल में से टूट करके उस दल में मिल गए, ऐसा यहां पर नहीं पाया जाता। यहां पर दल बदल नहीं होता है, कठोर अनुशासन पाया जाता है। आपने एक दल की सरकार, एक दल का से चुनाव लड़ता, आप उसी दल में ही रहते हो, आप अपनी विचारधारा के साथ ही चलते हो, आप विचारधारा चेंज नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर मुख्यतः दो ही विचारधाराएं हैं, आप ये उस पाले में चाहे इस पाले में, लेकिन आप जिस पाले में हो उसी में ही रहते हो, आगे तक चेंज नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आपने आज चेंज किया कल आपको कोई भाव नहीं देगा अगली बार। यहां पर इस तरह नहीं होता कि सरकार गिरा दी जाए, उसकी सरकार को गिरा दी, उसकी सरकार गिरा दी, ऐसा नहीं है। यहां पर कठोर अनुशासन पाया जाता है, इसकी कठोर नियमावली बना रखी है इन लोगों ने कि अनुशासन भंग करने वाले को किस तरह की उनकी जो प्रणाली है उसके तहत किस तरह का उनके साथ सलूक किया जाता है या किस तरह की उनके पास कार्रवाई की जाती है, तो एक कठोर कार्रवाई की जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कठोर अनुशासन पाया जाता है, वहां दल बदल नहीं होता है। इसके अलावा चौथी बात हम कहें स्थायी सरकार पाई जाती है, स्थायी सरकार पाई जाती है। तो स्थायी सरकार होगी जब एक दल को बहुमत में आ गया, अब उसको गिराने वाला कौन है? जितना समय है, जैसे अमेरिका की बात करें हम 4 साल है तो 4 साल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा बीच में, क्योंकि स्थायी सरकार होती है। ऐसा नहीं है कि दल में से आदमी कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है कि इस दल को बदल के उस दल में चले जाए, ये सरकार गिरा दी, गठबंधन की सरकार है, एक दल छोड़ के चले गया, ऐसा यहां पर नहीं है। जहां द्विदलीय शासन प्रणाली पाई जाती है वहां स्थायी सरकार पाई जाती है और एक सशक्त विरोधी दल होता है साथ में। स्थायी सरकार और सशक्त विरोधी दल होता है, इसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा नहीं है। इस अच्छा है, सबसे अच्छी व्यवस्था मान सकते हैं अपन इसको, द्विदलीय शासन प्रणाली को सबसे अच्छी व्यवस्था। अगर शासन अगर हम पार्टी सिस्टम में देखें तो ये सबसे अच्छा शासन है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। विशेषताएं हो गई, ये 4 हो गई, चलो एक और लिख लीजिए। 5वीं अगर हम बात करते हैं तो उत्तरदायित्व का निर्धारण। देखिए यहां बिल्कुल उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। आप अगर कोई घोषणा पत्र में जो चीजें लिखते हो चुनाव से पहले, वो आपको करनी है, क्योंकि आपको उत्तरदायित्व है, आपको जनता ने चुन के भेजा है तो आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीधा सीधा उत्तरदायित्व का निर्धारण आप ये नहीं लगा सकते कि साहब हमको गठबंधन के जो अन्य दल के लोग हैं वो नहीं करने दे रहे, वो इसमें सहयोग नहीं कर रहे, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। आप इस तरह के कमियों को या इस तरह के किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आपको उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया, आपको मैंडेट अगर मिला है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ेगा, चाहे गलत है चाहे सही है। अच्छा काम करते हो उसका उत्तरदायित्व आपके पास होगा, अगर बुरा किया तो उसका उत्तरदायित्व भी आपके पास होगा, ये उत्तरदायित्व बढ़ता नहीं है। अब देख लेते हैं हम कमियां क्या है। देखिए कमियां क्या है, इसमें जो विधानमंडल है ना, उस पर मंत्रिमंडल है वो हावी रहता है, विधानमंडल पर मंत्रिमंडल हावी रहता है, ये इसकी कमियां हैं। अगर हम कमियों को देख लेते हैं, चलो ज्यादा कमियां नहीं है इसमें अगर हम देखें तो, लेकिन हम कह सकते हैं अगर हम दोष की बात कर लेते हैं, प्रणाली के दोषों की बात कर लेते हैं। देखिए विधान मंडल पर मंत्रिमंडल का वर्चस्व पाया जाता है। पहली कमी यह है क्योंकि जब एक ही दल के ज्यादा बहुमत रहेगा तो मंत्रिमंडल बिल्कुल हावी रहेगा, जैसा चाहेगा उस तरह के कानून यहां पे पारित होंगे, तो ये तो होता ही होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, मतदाताओं के पास स्वतंत्रता नहीं, केवल 2 ही ऑप्शन है आपके पास मतदाताओं के पास,
स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र है, सीमित है, सीमित कह सकते हैं, सीमित है, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, दो में से आपको एक चुनना पड़ेगा, आप अन्य नहीं चुन सकते। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो इस दल को वोट दो चाहे उस दल को वोट दो, आप अपनी पसंद से नहीं दे सकते। तो यहां पर मतदाताओं के पास क्या नहीं है, स्वतंत्रता सीमित है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए जब दो दल होते हैं, द्विदलीय शासन प्रणाली होती है, तो पूरा देश दो विचारधाराओं में बढ़ जाता है। जो कि एकता को खतरा है, एकता को खतरा है नहीं है कि पूरा देश दो विचारधाराओं में अलग थलग कर लेता है अपने आप को। आपने जब भी चुनाव देखे होंगे, आपने अगर अमेरिका के चुनाव देखो, किस तरह रोडों पे, सड़कों पे लोग निकलते हैं, किस तरह एक दूसरे दो विचारधाराओं में बढ़ जाते हैं, झगड़े होते हैं वहां पर। तो पूरा देश दो विचारधारा में, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है जहां पर द्विदलीय शासन प्रणाली होती है। तो ये इसके कमियां हैं, इनकी बात करें। अब हम बात करते हैं तीसरी शासन प्रणाली की, जो मुख्यतः भारत में पाई जाती है, फ्रांस में पाई जाती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो हम चलते हैं बहुदलीय शासन प्रणाली की तरफ। बहुदलीय प्रणाली है ना। तो बहुदलीय प्रणाली का मतलब यह है कि जिस शासन व्यवस्था में, है ना, जिस शासन व्यवस्था में अनेकों दल होते हैं, पहली बात, जिस शासन व्यवस्था में बहुत सारे दल पाए जाते हैं। दूसरी बात है, जिस शासन व्यवस्था में अनेक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, है ना। जिस शासन व्यवस्था में अनेकों दल पाए जाते हैं, एक दल नहीं होता, ना दो दल होते हैं, बहुत सारे दल होते हैं, पहली बात। और जिस शासन व्यवस्था में अनेक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, यह नहीं कि किसी एक दल ने मिलकर बना ली या दो दल ने। अधिकतर समय पर क्या होता है कि गठबंधन की सरकार यहां पर पाई जाती है, तो वहां पर बहुदलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा भारत, फ्रांस की बात कर लेते हैं। यहां पर बहुदलीय शासन प्रणाली है, बहुत सारे दल हैं। भारत के अगर अंदर हम देखें तो बहुत सारे दल हैं, राष्ट्रीय दल अलग हैं, क्षेत्रीय दल अलग हैं। और हमारी जो भारतीय शासन व्यवस्था है उस वो तो एक हम कह सकते हैं कि शुरुआत में एक दलीय शासन व्यवस्था रही, उसके बाद बहुदलीय शासन व्यवस्था में तब्दील हो गई और पुनः एक दलीय शासन व्यवस्था की ओर जा रही है। तो इस तरह की भारत की स्थिति रही है। लेकिन हम बहुदलीय शासन प्रणाली को देख लें तो जिस शासन व्यवस्था में अनेक दल होते हैं, जिस शासन व्यवस्था में अनेक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, अर्थात गठबंधन की सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि बहुदलीय शासन प्रणाली में किस तरह की विशेषताएं पाई जाती है और क्या इसके दोष हैं, क्या इसकी कमी है। तो पहले विशेषता को देखते हैं, बहुदलीय शासन प्रणाली की विशेषताएं।
देखिए विशेषताएं, अगर हम विशेषताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुदलीय शासन प्रणाली में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। पहली बात हम कह सकते हैं सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है ना। सभी वर्गों को क्या मिल जाता है? प्रतिनिधित्व मिल जाता है, सभी लोग वर्ग शामिल हो जाते हैं। क्यों? कि देखिए सभी वर्ग अपने अपने अनेकों आधार पर दलों का निर्माण कर लेते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं। इस आधार पर सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, सभी वर्गों से मिलकर के सरकार का निर्माण हो जाता है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, अलग अलग विचारधाराओं से ग्रसित लोग होते हैं और वो अपनी विचारधाराओं के आधार पर एक संगठित समूह का निर्माण करते हैं जिसकी एक जैसी विचारधाराएं होती है और वो राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर। तो बहुदलीय शासन प्रणाली में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व इजीली मिल जाता है, इस बात की गारंटी है, मिलती है। दूसरा, जनसाधारण के पास अधिक स्वतंत्रता होती है। जन साधारण के पास अधिक स्वतंत्रता होती है ना। अधिक स्वतंत्रता होती है कि नहीं होती है? अगर हमें किसी विधायक का, अगर आप भारत की बहुदलीय शासन प्रणाली को ही देख लीजिए, अगर हम किसी विधायक के लिए वोट करने जाते हैं तो लिस्ट देखिए आप, कभी कभी तो 15 की लिस्ट, कभी 10 की लिस्ट, कभी 20 की लिस्ट, इतनी लंबी लिस्टें हो जाती हैं। आपके पास इतना ऑप्शन है चूज करने के, आप चाहो जिसको वोट करिए, चाहे जिसकी को अपनी पसंद के हिसाब से वोट करिए। तो बहुदलीय शासन प्रणाली के अंदर जनसाधारण के पास वोट करने की अधिक, उसके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, ज्यादा ऑप्शन होते हैं। एक दलीय प्रणाली में आपको एक ही दल को वोट है, वहीं उसी की सरकार बननी है। द्विदलीय शासन प्रणाली में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे आप इस दल पे जाइए चाहे उस दल पे जाइए। लेकिन बहुदलीय शासन प्रणाली में आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, आप अपनी पसंद को, डाइवर्सिटी आपको मिलती है, बहुत सारे आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सी दल को हमें वोट करना चाहिए। आप अपने हिसाब से इस बात का आप स्वतंत्र हो इस चीज के लिए, और आपके पास एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, रेंज होती है जिसको आप अपने हिसाब से वोट दे सकते हो। तो अधिक स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की तानाशाही नहीं चलती। मंत्री मंडल की तानाशाही नहीं। जिस तरह द्विदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल या एक दलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल की तानाशाही होती है कि नहीं होती है? मंत्रिमंडल जो चाहे उस तरीके के कानून पर मोहर लगवा देता है विधायिका से, लेकिन यहां पर तानाशाही नहीं होती है, क्योंकि जो विधायिका है उसमें अनेकों दल के लोग बैठे हैं। वो आपका समर्थन करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। तो एक तरीके से तानाशाही खत्म हो जाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की तानाशाही नहीं। चौथा, निर्णय विवेक पूर्वक लिए जाते हैं। विवेक पूर्वक, देखिए निर्णय विवेक पूर्वक क्यों? क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने में समय लगता है, उस पर संसद में बहस होती है और अपने अपने दल के लोग उसमें अपनी अपनी राय और मशविरा रखते हैं, अपने वर्गों के हितों को भी देखते हैं, अपने दलों के हित, अपनी विचारधारा के लोगों के हितों को देखते हैं। तो एक तरीके से ऐसा निर्णय लिया जाता है जो विवेकपूर्ण हो, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं होता है ना। इसके अलावा अगर हम
और इसकी विशेषताएं देखें तो प्रजातंत्र का रूप है, प्रजातंत्र का रूप है ना, प्रजातंत्र का रूप है। अगर सच्चे मायने में देखें तो प्रजातंत्र यहीं पर है, क्योंकि यहां पर इतनी स्वतंत्रता है आपको चुनाव लड़ने की से लेकर के अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट देने की, है ना, अपने पसंद के लोगों को सरकार में शामिल करवाने की इतनी स्वतंत्रता प्रजातंत्र में अगर मिलती है तो बहुदलीय शासन प्रणाली में मिल सकती है। अन्य शासन प्रणाली में ये प्रजातांत्रिक रूप देखने को नहीं मिल सकता। वहां तो आपके पास ऑप्शन सीमित होते हैं, आप ये चाहो कि आप जिसको चाहे उसे वोट देते, ऐसा नहीं है। वहां तो आपको ऑप्शन 2 मिलेंगे या 1 मिलेंगे, लेकिन यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो एक प्रजातंत्र का एक सर्वोच्च रूप हम कह सकते हैं, इसमें सबसे अच्छा रूप है बहुदलीय शासन प्रणाली। तो बहुदलीय प्रणाली के ये गुण हमने देखे, लेकिन गुणों के साथ साथ इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। वो कमियां क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बहुदलीय शासन प्रणाली की कमियां देख लेते हैं या दोष देख लेते हैं। दोष और कमी, है ना। देखिए, पहली बात निर्बल सरकार होती है। आप अच्छे से जानते हो कि सरकार कैसी होती है, निर्बल होती है। क्यों होती है निर्बल सरकार? क्योंकि उन्हें प्रत्येक निर्णय में अपने गठबंधन या अपने साथी दलों का सहयोग चाहिए होता है। वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती, स्वतंत्र कदम नहीं उठा सकती। दूसरे लोग टांग खींचने को तैयार रहते हैं और उनकी बात माननी पड़ेगी उनको, अगर सरकार को बनाए रखना है तो। भाई सरकार को बनाए रखना है, मान लीजिए आपने सरकार बनाई, है ना, टोटल संख्या है 100 और आपको 51 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। आपके पास 30 सीटें आ जाती है, फिर आपने 10 किसी और से ली, किसी और दल को शामिल किया, 5 किसी और दल को शामिल किया, फिर 6 आपने किसी और दल को शामिल किया। इस तरह गठबंधन के द्वारा आपने क्या बना ली, सरकार बना ली। यहां पर 51 का बहुमत का आंकड़ा पूरा हो गया आपका और यहां पर आपने सरकार बना ली। लेकिन अगर आप कोई निर्णय लेते हो, कोई कानून बनाते हो, तो कानून में ये कह देता है, ये दल कह रहा है कि मैं इस कानून में सहयोग नहीं दूंगा, है ना, और अगर आप ये कानून बनाओगे तो मैं आपसे गठबंधन नहीं रखूंगा। ये कम हो गया था। अब देखिए सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। गिरेगी कि नहीं गिरेगी, अर्थात सरकार समाप्त। तो कानून बनाना संभव नहीं हो पाता है, अच्छे कानून भी निर्माण नहीं किए जाते हैं। तो एक तरीके से निर्बल सरकार सिद्ध होती है। दूसरी अगर हम बात करें और क्या कमियां हैं बहुदलीय प्रणाली की, दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात है दीर्घकालीन योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता। दीर्घकालीन योजनाएं असफल या कह सकते हैं हम लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। दीर्घकालीन योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता या असफलता मिलती है इसके अंदर। क्यों? कि सरकार का भरोसा नहीं कब गिर जाए, और सरकार जब गिर जाती है और जब दूसरा दल सरकार बनाता है तो वो इन योजनाओं को क्या कर देता है, रोक देता है और नवीन योजनाएं शुरू कर देता है। तो ये जो योजना है इसमें फंड जब नहीं मिलेगा, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे तो ये योजनाएं वहीं बंद हो जाएगी। बहुत बार तो आपने ये देखा होगा, अगर हम जयपुर की बात करें, रिंग रोड है, आधी अधूरी रह गई, सरकार चेंज हो गई, वो वहीं पे अटक गई। वो रिंग रोड बनते 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 दोबारा वो सरकार आएगी, पुनः उस योजनाओं पर क्रियान्वित करेगी, उसके अंदर सालों निकल गए। तो ये होता है बहुदलीय प्रणाली का दोष कि जो दीर्घकालीन योजना है वो सफल नहीं हो पाती है। इसके अलावा दल बदल को बढ़ावा मिलता है। क्या? दल बदल को बढ़ावा मिलता है।
दल बदल को बढ़ावा। हमने देखा, बहुत सी जगह देखा, सरकारें रातों रात चेंज हो गई। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार से बीजेपी सरकार में बदल गया। दल बदल होने में समय नहीं लगता है, कानून शिथिल है दल बदल के। इतने सारे दल बने हुए हैं, कोई भी दल आपका साथ छोड़कर दूसरे दल में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, जिससे सरकार गिर जाती है और दल बदल को बढ़ावा मिलता है, अनुशासनहीनता बढ़ती है ना, और एक सशक्त विरोधी दल नहीं होता है। हम बात करते हैं सशक्त विरोधी दल की कमी रहती है, क्योंकि जो विरोधी दल है वो अलग अलग विचारधाराएं के होते हैं, इतने सारे विरोधी दल होते हैं, छोटे छोटे उनको सीटें मिलती हैं, कम कम सीटें, तो वो अपना सशक्त रूप से अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं, तो ये अभाव पाया जाता है। इसके अलावा उत्तरदायित्व का अभाव, जैसे हमने द्विदलीय शासन प्रणाली में देखा, वहां उत्तरदायित्व होता है, आपको वो काम करना ही करना है जो घोषणा में दी है, लेकिन यहां आपने घोषणा पत्र में दिया और मैंडेट आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, और आपको अन्य दलों के साथ मिलकर के क्या बनाते हो, आप अन्य दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाते हो। तो आप कह सकते हो मैं तो ये काम करना चाहता था लेकिन इस दल ने नहीं करने दिया, इन्होंने मुझे रोक दिया, तो अपना उत्तरदायित्व आपने किस पे डाल दिया, अपनी जिम्मेदारी दूसरे ऊपर डाल दी, अपनी कमियों को दूसरे ऊपर डाल दी, तो उत्तरदायित्व क्या हो गया, अभाव पाया जाता है। उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है, तो ये इतने सारे दोष इसके अंदर पाए जाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग जैसी समस्याएं होती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसमें दल बदल के माध्यम से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा है। वर्तमान समय में हम कह सकते हैं यह बहुत बड़ी कमी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। बिल्कुल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, मोटी मोटी रकमें लेके एक दूसरे के दलों में शामिल हो जाते हैं, ये राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है। इतनी सारी कमियां हैं बहुदलीय शासन प्रणाली में। हम मानते हैं कि प्रजातंत्र का एक बहुत अच्छा रूप है, लेकिन तब तक है जब तक लोग अच्छे हैं, जब तक आप नैतिकता से परिपूर्ण हो। लेकिन जब ही नैतिकता डाउन होती है, आप ये देखोगे इतने सारे दोष भर जाएंगे उसके अंदर जिसकी कमी नहीं, अनुशासनहीनता हो जाएगी, कमजोर सरकार हो जाएगी। इसके अलावा संकट काल में अनुपयुक्त है, बिल्कुल संकट काल में अनुपयुक्त है। हम कह सकते हैं, एक और लिख सकते हो आप, संकट काल में अनुपयुक्त, काल में अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं है, संकट के काल में उपयुक्त नहीं है। नहीं, उपयुक्त क्यों नहीं है कि संकट के समय आपको कोई निर्णय लेना है, लेकिन निर्णय आप जल्दबाजी में या हाथों हाथ जब निर्णय लेने की होती है, संकट काल के समय में आपको हाथों हाथ ही निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन यहां संभव ही नहीं है। आपको संसद में उसके लिए बहस करनी पड़ेगी, विरोधी दलों से, अपने साथी दलों से पूछना पड़ेगा। अगर साथी दलों में से एक दल भी मना करता है तो आप वो निर्णय नहीं ले पा रहे हो, फिर उनको मनाना पड़ेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं संकट काल के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। तो इतनी सारी कमियां बहुदलीय शासन प्रणाली में पाई जाती है, फिर भी भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। लेकिन भारत में हमेशा दलीय व्यवस्था बदलती रही है। शुरुआत में अलग तरीके की दलीय पद्धति रही है, एक दलीय प्रणाली रही है भारत में, कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। उसके बाद बहुदलीय शासन प्रणाली आ गई और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि 10 साल से, हम कह सकते हैं 8-9 साल से पुनः एक दलीय शासन प्रणाली की ओर जा रही है। उसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।